नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज एक बार फिर बात क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलते हुए भारत ने लगातार तीसरा टेस्ट मैच गंवा दिया। पहला टेस्ट मैच जो बेंगलोर में खेला गया था, उसकी पहली पारी में भारत केवल 46 रन पर आउट हो गया। उसे ये माना गया कि ये एक कोलैप्स हो गया है। हो कई बार बहुत सी टीमों के साथ हो जाता है। जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में 402 रन बनाए। जब भारत अपनी सेकेंड इनिंग्स में खेलने आया तो भारत ने 462 रन बनाए, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि पिच अच्छा खेल रही है तो भारत कम से कम 150 पौने 200 रन की लीड लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत केवल 60 रन की लीड ले पाया। 60 की भी क्या, बल्कि वो 17-18 रन की लीड ले पाया। कुल मिलाकर के 110 रन बनाए न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में। मैं गलत बोल गया, लीड ले ही नहीं पाया भारत। भारत पिछड़ गया और 110 रन बनाए न्यूजीलैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में और भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसे क्रिकेट फैंस ने, समीक्षकों ने, क्रिकेट के जानकारों ने इस तरह से लिया कि पहली पारी में चूंकि भारत की बैटिंग कोलैप्स हो गई थी तो उसे रिकवर करना बहुत कठिन था। तो चलिए, पहली हार हो गई, बाकी 2 टेस्ट मैच हम जीत लेंगे तो हम कम से कम टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच हुआ पुणे में। पुणे में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। फर्स्ट इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए। घर आपका है, मैदान आपका है, पिच आपकी है। आपके बॉलर्स ने उनको ठीक ठाक स्कोर पर रोक भी दिया। लेकिन जब भारत बैटिंग करने आया तो भारत ने अपनी पहली पारी में केवल 156 रन बनाए और 103 रन से पिछड़ गया। अभी जो 103 रन से ट्रेल करना था, भारत की हार लगभग दूसरे मैच में यहीं से सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन भारत ने दूसरी पारी में 200 न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए और भारत को टारगेट दिया 358 रन बनाने का। दूसरी पारी में भारत ने कुछ संभल कर बैटिंग की, लेकिन फिर भी केवल 245 पर टीम ऑल आउट हो गई और इस तरीके से भारत सीरीज हार गया। यहां तक ये था कि भारत पहली बार सीरीज नहीं हारा था, न्यूजीलैंड से पहली बार हारा। तो एक इतिहास तो न्यूजीलैंड ने यह बना दिया कि भारत में उसने टेस्ट सीरीज हरा दी, क्योंकि 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 2 मैच वो जीत चुका था। दूसरी बात यह हुई कि ये न्यूजीलैंड ने ऐसा किया तो ये उसके लिए इतिहास था। भारत उससे पहले भी कई बार टेस्ट सीरीज हार चुका है भारत में। फिलहाल नहीं हारा है, लेकिन पहले हार चुका है। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ मुंबई में। सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 2 झटके खाकर के टीम आई है तो टीम केयरफुली बैटिंग करेगी, ठीक ठाक स्कोर बनाएगी, बॉलिंग भी ठीक होगी, सारी उम्मीदें की जा रही थी। तो यहां पर भी न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। जिस तरह की पिच भारतीय मैनेजमेंट ने बनवाई या बीसीसीआई ने बनवाई, जो भी आप कहना चाहें, तो उस पिच पर चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत कठिन था। और अगर ये मैच कहीं 5 दिन खिंचा होता तो मतलब प्राणघातक टाइप आप कह लीजिए, प्राणघातक टाइप मतलब खेल में प्राणघातक टाइप होता है। लेकिन तीसरे दिन लंच के लगभग 1 घंटे के अंदर के खेल में, यानी वही लगभग 2.5 दिन के खेल में टेस्ट मैच खत्म हो गया। खैर, न्यूजीलैंड ने 235 रन बनाए पहली इनिंग में। भारत ने फर्स्ट इनिंग्स के आधार पर इस पूरी सीरीज में पहली बार लीड ली। कितनी? 28 रन की। भारत ने 263 रन बनाए। उम्मीद की जा रही थी कि भारत न्यूजीलैंड को छोटे स्कोर पर रोक देगा सेकेंड इनिंग्स में। कोशिश की गई, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड 174 रन बनाने में सफल रहा और उसने एक छोटा टारगेट
147 रन का दिया था। अगर भारत के बल्लेबाज ठीक से बल्लेबाजी करते तो कोई कारण नहीं था कि इस मैच को बचाया ना जा सकता या जीता ना जा सकता। भारत 121 पर ऑल आउट हो गया और अगर भारत की बल्लेबाजी देखी जाए सेकेंड इनिंग्स की, तो इस पूरी सीरीज में केवल ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और थोड़ा बहुत शुभमन गिल रन बनाने में कामयाब हुए हैं। सरफराज एक मैच में चल गया था, उसके बाद वो जिस तरीके का खेला है तो मुझे लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। जब उसने एक इनिंग्स में 150 बनाया था तो मुझे लग रहा था कि नहीं अब लड़का ठीक है, लेकिन वो बेकार है। उसे टेस्ट क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं है। वो कभी-कभी ऐसा होता है कि किस्मत से आपको कुछ मिल जाता है, तो वही उसको 150 मिल गया था और उस मैच में भी 150 जब उसने बनाया था उसके बाद अचानक जो वो बॉल ढूँढता नज़र आ रहा था अपनी बैटिंग में, वो उसका आज तक नहीं रुका। तो 64 रन केवल ऋषभ पंत ने बनाए हैं। हाँ, यशस्वी जायसवाल जिनका अब तक का रिकॉर्ड अच्छा रहा था, इस सीरीज में भी उन्होंने बाकियों की अपेक्षा थोड़ी ठीक बैटिंग की है, लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स वो खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि यशस्वी जायसवाल कुछ ठीक-ठाक खेलेंगे, एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए और केवल 5 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा, उन्होंने तो कसम खा ली है कि बैटिंग करनी है तो एक ही तरीके से करनी है, जिस दिन किस्मत साथ देगी उस दिन 40-50 बना के चले जाएँगे और जिस दिन नहीं साथ दी, तो किसी दिन 10 बनाएँगे, किसी दिन 12 बनाएँगे, किसी दिन 15 बनाएँगे, किसी दिन 0 बनाएँगे, किसी दिन 4 बनाएँगे। तो ये उनका हाल है। अभी मैं उनके रिकॉर्ड बताता हूँ इस सीरीज के। शुभमन गिल भी फेल हो गए, 1 रन पर आउट हो गए और जिस तरह से वो आउट हुए तो मुझे लगा कि उनको शायद पता ही नहीं चला कि बॉल कहाँ है और वो कहाँ है। इसके बाद विराट कोहली, कोई बड़ा अंतर नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा में। दोनों जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, उसके बाद भारत के साथ किया, उससे पहले की भी इनिंग्स में वो जिस तरीके की बैटिंग करते आ रहे हैं, तो कम से कम इस सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद उन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए। इसके बाद जो है ऋषभ पंत 64 बनाने में कामयाब हुए। सरफराज मैंने बताया बेकार लड़का है, 1 रन बना के आउट हो गया और दूसरी गेंद में वो इस तरीके का स्वीप खेल रहा था, जैसे 200-250 पे बैटिंग कर रहा हो। रवींद्र जडेजा ने कुछ देर रुकने का प्रयास किया, लेकिन समस्या वही थी कि बॉल किसी को समझ नहीं आ रही, तो रवींद्र जडेजा को भी समझ में नहीं आ रही थी। 22 गेंदें वो खेले जरूर, रन उन्होंने 6 बनाए। बस इतना हुआ कि रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच में एक पार्टनरशिप हो गई छोटी सी, जो 42 रन की हुई। वॉशिंगटन सुंदर भी लग रहा था कि अगर ये धीरे धीरे खेलते रहेंगे तो कुछ कर जाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत का आउट होना भारत के लिए काल बन गया। रविचंद्रन अश्विन जिस तरह का शॉट खेल करके आउट हुए, उससे उनसे इस तरह की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि हमारे बाद जो भी बैट्समैन आएगा उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, तो एंड रोकने के लिए भी एक आदमी चाहिए होता है। उन्होंने जिस तरह का रिवर्स स्वीप खेला और उस पर वो आउट हुए, वो बहुत ही गंदा शॉट था और उसके लिए अश्विन की जितनी आलोचना की जा सकती है कम है। तो ये तो हुआ इन लोगों का हाल। विकेट के लिए वो बहुत कंसिस्टेंस रहे भारत वाले। उन्होंने नियमित अंतराल में विकेट खोते गए। पहला 13 पे गिरा, दूसरा 16 पे गिरा, तीसरा 18 पे गिरा, चौथा 28 पे गिरा, पांचवा 29 पे। भले ही आपके पास बहुत छोटा टारगेट हो, 147 का ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप 29 रन पे 5 विकेट खो देते हैं तो ये बड़ा मुश्किल टारगेट हो जाता है। इसके बाद एक पार्टनरशिप हुई, जडेजा आउट हुए 71 पे। दूसरी एक छोटी पार्टनरशिप हुई 35 रन की, तो 106 पे ऋषभ पंत आउट हुए और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद फिर पतझड़ चालू हो गया। 121 रन पे लगातार 3 विकेट, 8, 9, 10 गिर गए। अब आप इस पूरी सीरीज में जो भारत के टॉप 6 बल्लेबाज हैं, उनके जरा रन देख लीजिए। शुरू कर लेते हैं विराट कोहली से। बड़े बल्लेबाज हैं, बड़ा नाम है, बहुत रन बनाए हैं, बहुत शतक बनाए हैं, बहुत से मैच जिताए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिस तरह से उनको नहीं समझ में आ रहा कि बॉल क्या कर रही है और वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि या तो वो खुद इस बात का डिसीजन ले लें कि कुछ समय के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रहेंगे या कम से कम टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे, या वो संन्यास का डिसीजन ले लें, या बीसीसीआई को उनको बाहर बैठा देना चाहिए, जैसे पाकिस्तान ने बाबर आजम को बैठा दिया। सेम सिचुएशन रोहित शर्मा की है। विराट कोहली ने 6 इनिंग्स में 93 रन बनाए हैं, उसमें भी एक इनिंग्स उनकी आ गई थी 70 रन की, पहले टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग्स में।
रोहित शर्मा ने 91 रन बनाए हैं, उनके भी 52 रन उसी टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग्स में आ गए थे। बाकी के उनके स्कोर आप देखेंगे तो विराट ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 0 बनाया, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 1 रन बनाया, दूसरी में 17 बनाए, तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 4 रन बनाए और दूसरे में 1 रन बनाया। रोहित पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 2 रन बनाए, दूसरे में 52 जो एकमात्र उनकी हाफ सेंचुरी है। इसके बाद दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 0, दूसरी में 8 और तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 18, दूसरे में 11। तो विराट ने बनाए 93 6 इनिंग्स में और रोहित ने बनाए 91। और कानपुर टेस्ट को हटा दिया जाए तो उनका बांग्लादेश के साथ भी लगभग यही हाल था। शुभमन गिल 144 रन बनाने में कामयाब रहे, 4 इनिंग्स उन्होंने खेली, जिसमें से एक इनिंग 90 रन की थी जो इसी मैच की फर्स्ट इनिंग थी, तो और सेकंड में वो फेल हो गए, 1 रन बनाकर आउट हो गए। सरफराज खान ने 171 रन बनाए हैं, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में उसने 150 बनाए थे। इसके अलावा 2 बार वो 0 पे आउट हुआ, एक बार 1 पे आउट हुआ और एक बार 11 और एक बार 9 रन बनाए हैं। उस 150 बनाने में शुरू में वो अच्छी बैटिंग कर रहा था, 150 तक उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन उसके बाद उसने जिस तरह की बैटिंग की तब से वो बॉल ही ढूंढ रहा है। 150 बनाने के बाद भी वो कुछ गेंदें खेलने के बाद आउट हुआ था, तो वो जिस तरह से बॉल ढूंढ रहा है तो मुझे लगता है उसको बॉल ढूंढने के लिए टीम से छुट्टी दे देनी चाहिए। ऋषभ पंत भारत की तरफ से सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले प्लेयर रहे और वो केवल एक इनिंग्स में 0 पे आउट हुए हैं। बाकी उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज, 2 नहीं बल्कि 3 हाफ सेंचुरी बनाई है 6 इनिंग्स में से, जिसमें से एक में वो शतक से चूक गए 99 रन, जो पहले टेस्ट मैच का दूसरी इनिंग्स थी। और तीसरे टेस्ट मैच में जहां पर कोई भारत का बल्लेबाज ठीक से नहीं चल पाया, खासतौर से सेकेंड इनिंग्स में, वहां उन्होंने 64 बनाए और फर्स्ट इनिंग्स में भी वो 60 रन बनाने में कामयाब हुए। ऋषभ पंत को लेकर के मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा अब सीरियस हो जाना चाहिए। वो टीम में अब सीनियर बैट्समैन कह लीजिए, सीनियर प्लेयर्स की गिनती में आने लगे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज भी अगर उन्होंने जिस तरह से आक्रामकता के साथ फॉरवर्ड आकर के उस बॉल को मारने की कोशिश की और बॉल चूक गए, वो बॉल बैट को हल्का सा टच करते हुए, इतना हल्का टच हुआ कि वो खुद भी नहीं जान पाए कि बॉल ने बैट को टच किया है और वो आउट हो गए, कैच हो गए, बॉल पैड से टकराई और उसके बाद स्लिप्स में जाकर के उनका कैच पकड़ लिया गया, तो वो आउट हो गए। मुझे लगता है कि जब आप ऐसी स्थिति में खेल रहे होते हैं, आप आक्रामक प्लेयर हैं, जब मौका लगता है आप चौके मारिए, छक्के मारिए, कुछ भी कीजिए। आप 2 बाउंड्रीज ले चुके थे उसी ओवर में, तो आपको इतना आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं थी। तो खैर, गलती सभी से होती है। और जहां तक बात यशस्वी जायसवाल की है, तो यशस्वी जायसवाल ने भी ठीक ठाक इनिंग्स खेली है, हालांकि एक ही हाफ सेंचुरी आई है, 3 बार वो 30s में आउट हुए हैं। उन्होंने पहले टेस्ट में 13 और 35 रन की पारियां खेली, दूसरे टेस्ट मैच में 30 और 77 की, तीसरे में 30 और 5 की, तो वो 190 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो थोड़ा ठीक खेल पाए हैं, गिल, यशस्वी और पंत। बाकी के जो बैट्समैन खेले हैं उनमें से सरफराज को तो पक्का बाहर कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है उसका, और वो राहुल का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, विराट और रोहित को या तो खुद डिसीजन ले लेना चाहिए या बीसीसीआई को डिसीजन ले लेना चाहिए इस पर। बॉलिंग की अगर बात करें तो अश्विन उतने असरदार इस बार नहीं दिखे पूरी सीरीज में, जबकि मैच भारत में हो रहे थे, जितने के लिए वो जाने जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर मुझे लगता है कि एक ठीक प्लेयर है और उसको इस चीज को समझना होगा कि बहुत ज्यादा स्लो होकर के भी काम नहीं चलता है। बॉल की मेरिट के अकॉर्डिंग अगर वो खेलें तो ज्यादा बेटर रहेगा, और बॉलिंग तो उनकी लगभग ठीक ठाक है ही। रविंद्र जडेजा के साथ एक प्रॉब्लम है और वो अश्विन के साथ भी है, हालांकि अश्विन इस बार बैट से, इस सीरीज में बैट से लगभग नहीं चल पाए, कि रविंद्र जडेजा से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हर पारी में आकर के आपको कोई बड़ा स्कोर दे जाएंगे। रविंद्र जडेजा किसी किसी इनिंग्स में 6 रन बनाएंगे, किसी में 10 बनाएंगे, किसी में 12 बनाएंगे, और उन्हीं में से बीच में 4-5 इनिंग्स के बीच में कोई एक ऐसी आएगी जिसमें 40-45 बना देंगे और या हाफ सेंचुरी भी बना सकते हैं। सेंचुरीज तो कभी कभी आती हैं, तो रविंद्र जडेजा से आप बहुत उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को आपको आगे लाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आप
अक्षर को आगे खिलाएं। अगर वो टेस्ट मैच के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर बना रहेगा। वॉशिंगटन सुंदर भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो जिस तरीके की फॉर्म अभी अश्विन की दिखी है और कल को जडेजा को भी आपको टीम से बाहर करना ही पड़ेगा और जडेजा को जाना पड़ेगा उम्र के साथ, तो मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर टीम में रह सकते हैं। भारत के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की, वो भारत को नहीं मिल पा रहा है। अगर भारत को एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए तो भारत की बैटिंग बहुत मजबूत हो सकती है। अभी तो पूरी बैटिंग में ही समस्या है ऊपर से नीचे तक, और हमारा टॉप ऑर्डर पिछले लंबे समय से फेल होता रहा है। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे को आप देख लीजिए, कभी वहां पर शार्दुल ठाकुर ने बचाया, कभी वॉशिंगटन सुंदर ने बचाया, कभी वो हनुमा विहारी खड़े हो गए। हनुमा विहारी तो हालांकि फिर भी बैट्समैन है, तो हनुमा विहारी खड़े हो गए। कभी ऋषभ पंत ने आपको जीत दिला दी, कभी अश्विन विकेट पर टिक गए। इस तरीके से आप मैच पिछले लंबे समय से इस तरीके से आप मैच बचाते या जीतते आ रहे हैं। आपने इस चक्कर में अपने टॉप ऑर्डर पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता है कि सीनियर खिलाड़ियों को भी आपको घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए कहना चाहिए, और अगर वो अपनी सीनियरिटी के कारण नहीं खेलना चाहते हैं तो उनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। भारत के पास अब बहुत सारे बैट्समैन हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, और अगर उन्हें ठीक ठाक मौके दिए जाएं तो टीम के स्थायी बैट्समैन बन सकते हैं। अब समय आ गया है जब बीसीसीआई को कुछ सीनियर प्लेयर्स के लिए निर्णय लेने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन के फेज से आपको गुजरना ही पड़ता है कुछ ना कुछ समय में, तो बजाय इसके कि आपको एक साथ कई प्लेयर्स को बाहर करना पड़े, आप एक एक करके बाहर करना शुरू कीजिए। आपके पास यशस्वी के रूप में एक अच्छा ओपनर मिल ही गया है, शुभमन गिल भी ओपन कर सकता है। इसके अलावा भी आपके पास बैट्समैन हैं जो ठीक ठाक ओपन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, उनको आप लेकर के आइए। अगर आप केएल राहुल को मौका देना चाहते हैं तो उसका एक स्थायी नंबर बनाइए। मुझे लगता है कि केएल राहुल एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है उसको केएल राहुल से प्यार तो बहुत है, वो केएल राहुल को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो केएल राहुल के लिए कोई स्थायी भूमिका नहीं ढूंढ पा रहा है। मुझे लगता है कि केएल राहुल को अगर नंबर 4 पर खिलाया जाए तो वो भारत के लिए ज्यादा बेहतर बैट्समैन साबित हो सकता है, और ऐसा विराट कोहली को रेस्ट देकर के किया जा सकता है। सोचना बीसीसीआई को है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने व्हाइट वॉश का इतिहास रचा है, यानी कि भारतीय टीम के व्हाइट वॉश का इतिहास रचा गया है, वो बहुत ही गंदा है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई टीम भारत को भारत में व्हाइट वॉश करके, या क्लीन स्वीप कह लीजिए, क्लीन स्वीप करके चली गई हो। मैंने कल कहा था कि भारत के ऊपर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है, और वो हो गया। एक बार मुझे उम्मीद जगी थी जिस समय रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत खेल रहे थे। उसके बाद जब वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे थे तब भी लग रहा था, लेकिन जडेजा तो खैर जैसा हुआ सो हुआ। ऋषभ पंत और अश्विन, इन दोनों ने जिस तरह के शॉट खेले और उन पर जिस तरीके से आउट हुए, वो अच्छा नहीं था। रन भले ही ऋषभ ने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन आउट होने का तरीका अच्छा कतई नहीं था। वो कोई ऐसी बॉल नहीं थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप की कि जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता था। अगर वो इतना फॉरवर्ड ना आए होते तो उसे आसानी से डिफेंड कर सकते थे, लेकिन वो आक्रामकता में इतना फॉरवर्ड आ गए, और फॉरवर्ड आने के बाद उसे खेल भी नहीं पाए। बॉल अगर बैट से टच ना होती तो वो बच भी जाते। खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब बीसीसीआई को निर्णय लेने की जरूरत है, और बीसीसीआई से ज्यादा जरूरत कोहली और रोहित को है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।